Assalamualaikum dear viewers. Now today we will discuss the topic on marketing research ethics. What is now in this topic we are all about the research and marketing ethics एंड ओवरऑल रिव्यू ऑन द मार्केटिंग रिसर्च। सबसे पहले इसमें उन्होंने बात की हुई है कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास रिसर्च कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले रिसर्च होती क्या है। ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि रिसर्च ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जानना, उसके बारे में डीपली जाके उसको इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी पर्पज़ की इन्वेस्टिगेशन करना, किसी भी बात की इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, तो इसमें उन्होंने सबसे पहले रिसर्च को दो टाइप्स में बताया हुआ है, एक बेसिक रिसर्च है और एक अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, हमारे पास दो उन्होंने डिफरेंट चीज़ें बताई हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने बेसिक रिसर्च का बताया हुआ है कि हमारे पास बेसिक मार्केटिंग रिसर्च क्या है। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले नॉलेज एक्सपैंड होता है। इसमें बेस हमारी ये है कि हमारी नॉलेज एक्सपेंडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी पब्लिक डोमेन क्रिएट होती है। थर्ड वन इज़ एक स्कॉलर जर्नल पब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी आप लोग किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई भी एक पर्पज़ लेके हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं, हम एक जर्नल अपना पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो उस फोर्थ वन इज़ द कंडक्टेड प्राइमरी बाय इंडिविजुअल विथ टर्मिनल डिग्रीज। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज़ द यूज पर्पज ऑफ थ्योरी डिस्कवरी एंड थ्योरी वेरिफिकेशन। ठीक है, ये बेसिक ये है कि ओवरऑल डाटा बेस पे है कि हम लोग इसका डाटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं, हम इसकी मतलब कि नॉलेज हमारा क्या होना चाहिए, हमारी डोमेन्स क्या होनी चाहिए, हम किस तरह इसको पब्लिश कर सकते हैं, हमारा जो टर्मिनल डिग्री है, इंडिविजुअल टर्मिनल डिग्री, वो किस तरह से होनी चाहिए, और लास्ट वन इज़ द हमारी थ्योरी डिस्कवरी थ्योरी वेरिफिकेशन किस तरह से होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हमने बेसिक देख लिया, अब अप्लाइड मार्केटिंग रिसर्च देखते हैं। तो उसमें ये देखते हैं हम लोग कि स्पेसिफिक मतलब रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली देखा जाता है। यूजुअली प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन होती है, एम्प्लॉयज नॉलेज गेन इन बेसिक रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रिसर्च सप्लायर। अब हम रिसर्च की बात करें, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च बेसिकली ये है कि किसी भी पर्पज़ को लेकर इन्वेस्टिगेट करना या किसी चीज़ को डीपली जाके इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, तो उसमें एक इंटरनल आ जाता है कि एक्सटर्नल आ जाता है। इसमें उसने रिसर्च में एक्सटर्नल जो है उसको मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। एक फुल सर्विसेज बताया हुआ है, एक लिमिटेड सर्विसेज बताया है। इसको आगे फर्दर देखते हैं, आगे चीज़ें क्या हैं इसमें। फुल सर्विसेज में उन्होंने जो बातें बताई हुई हैं कि हमारे डाटा सर्विसेज के बारे में बात हो रही है कि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो मल्टीपल सब्सक्राइबर से करते हैं, किसी एक बंदे से डाटा कलेक्ट नहीं करते। देखिए मेरी बात सुने, कोई भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो हमारा कोई जो भी पर्पज़ हो, हम डिफरेंट लोगों से उसके आर्ग्यूज़ लेते हैं। ठीक है, किसी एक जगह से डाटा बिल्कुल कलेक्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हमने से मतलब कि किसी हमने अगर एथिक्स का डाटा लेना है तो हम एथिक्स का सिर्फ एक बुक में से डाटा नहीं ले सकते। तो इसमें हमें बहुत सारी मुख्तलिफ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इससे हमारे पास जो है डाटा वो डिफरेंट उसमें वेज में कलेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू कलेक्ट हो जाएगा। सेकंड वन इज़ द स्टैंडर्डाइज सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले जो सिंडिकेटेड थी वो ये थी कि हमारा जो है मल्टीपल सब्सक्राइबर होते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। स्टैंडर्डाइज सर्विसेज में ये होता है कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, मतलब डाटा कलेक्टेड यूनिक एंड ईच बायर, कि जो हमारा डाटा होता है उसकी कोई क्वालिटी होती है। ठीक है, वो यूनिक किस्म का हम डाटा करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारा करंट मतलब चल रहा है, करंट या जो लेटेस्ट मतलब चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को हम देखते हुए अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कस्टमाइज्ड सर्विसेज। इसमें ये देखा जाता है कस्टमाइज्ड सर्विसेज में कि हमारे जो मतलब के मीट नीड्स टू द क्लाइंट। ठीक है, कि कस्टमाइज सर्विसेज में ये देखा जाता है हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को फॉलो करते हैं, हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम उन पे पूरा उतर सकें, उनकी नीड्स को पूरे तरीके से फुलफ़िल कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ द लिमिटेड सर्विसेज। ये अब हमारी जो लास्ट में हमने पढ़ी ये तो हमारी होगी फुल सर्विसेज। अब नेक्स्ट इन्होंने बता दी हैं लिमिटेड सर्विसेज। जो हमारे पास लिमिटेड सर्विसेज हैं इसमें सबसे पहले फील्ड सर्विसेज आ जाती हैं कि स्पेशलाइजेशन इन डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट मार्केट सेगमेंट स्पेशलिस्ट। ठीक है, कि उससे सबसे पहले तो ये है कि उसे डाटा कलेक्शन में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, उसमें उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए।
कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है। सेकंड वन ये है कि रिसर्च मार्केट सेगमेंट्स को वो जानता हो, उसको पेट्रेट करना जानता हो, ठीक है। डाटा एंट्री सर्विसेज को जानता हो, एडिटिंग, कोडिंग, क्वेश्चनेयर को जानता हो, ठीक है। सैंपल डिज़ाइनिंग को जानता हो, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज को जानता हो, ठीक है। उसमें प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जो है फर्म्स की, उनको सर्वेज को कंडक्ट करना जानता हो, ठीक है। इसमें लिमिटेड सर्विसेज है। उसके बाद उन्होंने बात की है डाटा कलेक्शन सर्विसेज। डाटा कलेक्शन सर्विसेज में ये है कि एनालाइज डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड, जो डाटा हमने सेकेंडरी से कलेक्ट किया होता है उसी को हम दोबारा एनालाइज करते हैं कि अब इसके रिजल्ट्स क्या इंटरप्रेट होंगे, ठीक है। लास्ट वन इज द स्पेशलाइज्ड रिसर्च टेक्निक फर्म्स। तो इसमें एम्प्लॉय हाईली स्पेशलाइज सर्विसेज सच एज द आई ट्रैकिंग, स्किन्स रिस्पॉन्स टेस्टिंग, ब्रांड नेमिंग, पैकिंग एंड सर्विसेज, ठीक है। लिमिटेड सर्विसेज में उसने ओवरऑल ये बात बता दी है कि जो हम जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं या मार्केट कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उसके डाटा जो कलेक्शन है उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, उसका हमें आइडिया होना चाहिए कि हमने प्राइमरी डाटा लेना है, हमें सेकेंडरी डाटा लेना है, ठीक है। सेकेंड में उसने ये बात कर दी है कि जो हमारे मार्केट सेगमेंट्स हैं उनकी पेड ट्रेनिंग कंडक्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। डाटा एंट्री सर्विसेज है, उसमें हमें एडिटिंग, कोडिंग और क्वेश्चनेयर में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सैम्पल डिज़ाइनिंग हमें आनी चाहिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए, फर्म्स को किस तरह से हम जाके सर्वे कंडक्ट करेंगे थ्रू क्वेश्चनेयर या इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ठीक है। डाटा एनालिसिस सर्विसेज में ये है कि जो हमारे पास अगर हम सेकेंडरी डाटा उठाते हैं तो हमने उसको दोबारा से एनालाइज करना है ताकि हमारे रिजल्ट इंटरप्रेट हो सकें, ठीक है। जो स्पेशलाइज रिसर्च टेक्निक फर्म है, इसमें यह देखा जाता है कि एम्प्लॉय हाईली स्पेशलाइज सर्विसेज सच एज मतलब कि उसमें ब्रांड नेमिंग को देखा जाता है रिसर्च में, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रांड नेम को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एथिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च। अब हमने रिसर्च का थोड़ा बहुत देख लिया। रिसर्च क्या है कि किसी भी चीज़ को लेके इन्वेस्टिगेट करना थ्रू सर्वेज, ठीक है, और क्वेश्चन या इंटरव्यूज़ इस तरह से। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि एथिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि हमारा ऑब्जेक्टिविटी हमारी इंटरप्रेट होनी चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, हमारे उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। फिर उन्होंने बात की है परपोजली विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि हमारा पर्पस क्या है रिसर्च करने का। हम मार्केटिंग रिसर्च कर तो रहे हैं तो उसका पर्पस कोई ना कोई होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि चेंजिंग एंड वर्डिंग फ्रॉम ओरिजिनल सर्वे, ठीक है। फिर ओवर स्टेटिंग जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ठीक है। इंटीग्रिटी इन डाटा कलेक्शन, फॉल्स डाटा, फेलियर टू अबाइड द एग्रीड अपॉन डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। अब इसमें सबसे पहले हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम अपना पर्पस करते हैं, उसके बाद हम उसमें चेंजिंग करते हैं, सर्वेज करते हैं, और फिर हम उसकी फाइंडिंग्स करते हैं। जो हमारे पास जनरलाइजेबिलिटी फाइंडिंग्स आ जाती हैं, फिर उसमें हम लोग रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। इंटीग्रिटी इन डाटा कलेक्शन, सबसे पहले इसमें फॉल्स डाटा है कि जो बहुत सारे ऐसे मतलब अगर हमने थ्रू क्वेश्चनेयर हमने अपना डाटा फिल करवाया है तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मिसिंग हो जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन नहीं फिल किए या मिस कर दिए, छोड़ दिए, तो वो फॉल्स डाटा हो जाएगा, वो उसमें इंक्लूड ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स, लेक ऑफ प्राइवेसी इन रिस्पॉन्सेज, हार्मफुल ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड प्लेजरिज्म, कॉपिंग अदर सर्वेज इंस्ट्रूमेंट्स, रिपोर्टिंग एंड अदर रिजल्ट्स एज यूर ऑन, ठीक है। इसमें नेक्स्ट उन्होंने फर्दर जो चीज़ें बता दी हैं कि उनका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ओके होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सेज की जो लेक ऑफ प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए रिस्पॉन्सेज की, और सेकेंडली हमारे जो सब्जेक्ट है इसमें हार्मफुल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें पूरी फुल सोल्यूशन से सॉल्व किया और सारे क्वेश्चन है या सर्वेज हैं उसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया, उसमें कोई चीज़ मिसिंग नहीं होगी, जो चीज़ मिसिंग होगी वो कंसीडरेबल ही नहीं होगा। प्लेजरिज्म में ये है कि प्लेजरिज्म ये होता है कि जो आपने डाटा कहीं से कॉपी ना किया हुआ हो, ठीक है। हमें रिसर्च में ऐसा डाटा नहीं चाहिए होता है जो कॉपी किया हुआ हो, ऐसा डाटा चाहिए होता है कि हम उसको खुद से पढ़ के अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करें, अपने इंस्ट्रूमेंट्स में उसको लिखें, अपनी एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है। उसमें सबसे पहले कॉपिंग नहीं है, ठीक है। फिर जो अगर वो कॉपी होती है तो फिर वो रिपोर्ट में आ जाती है कि जी आपने इतने % ये वाला डाटा यहाँ से आपने उठाया है या कलेक्ट किया है या आपने यहाँ से कॉपी किया, तो यहाँ से वो आके आपका प्लेजरिज्म काउंट हो जाता है। एथिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च, इसमें सबसे फर्स्ट उन्होंने नेक्स्ट उन्होंने ये बात बताई हुई है डेनाटोलॉजी, इसमें इंडिविजुअल राइट्स को देखा जाता है, ठीक है। उसमें टेलॉजी में ये देखा जाता है ट्रेड ऑफ बिटवीन इंडिविजुअल कॉस्ट एंड ग्रुप बेनिफिट्स।
इसमें सगिंग एंड फ्रगिंग ये दो चीज़ें आ जाती हैं। जो सगिंग है इसमें इलीगल है ये, ठीक है। इसमें जो है सेलिंग अंडर द सर्वे, ठीक है। इसको ओपन मार्केट में हम लोग सेल नहीं कर सकते, ओपन मार्केट में हम लोग सेलिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको इलीगल तौर पे रिसर्च करके बता देते हैं या कुछ भी करके वर्डिंग चेंज करके बता देते हैं, ठीक है। एंड फ्रगिंग फाउंड रेज अंडर द गाइस ऑफ अनएथिकल, और ये फ्रगिंग जो है ये एक अनएथिकल बिहेवियर है जो कि बिल्कुल गलत है कि खुद से रिसर्च नहीं करना, किसी से करवा लेना या डाटा उठा लेना या कुछ भी करके किसी से करवा लेना, तो एक अनएथिकल बिहेवियर शो करता है। आपने इन दोनों को सिंपल वे में इस तरह से लिखना है, आपने सगिंग और फ्रगिंग नहीं लिखना, इसमें आपने सिंपल सी ये बात लिखनी है, आपने इलीगल और अनएथिकल बिहेवियर लिखना है इन दोनों में, ठीक है। उसमें ये लिखना है कि हम जो सेलिंग है वो अंडर द गाइस ऑफ सर्वे करते हैं और जो फंड रेजिंग है ये भी इसी तरह से करते हैं। आपने ये दो वर्ड्स पहले मिस कर देने, ये आप लोगों से समझाने के लिए थे, ये फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स हैं दोनों, तो ये दोनों इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया इफ़ यू थिंक यू माइट टू बी डूइंग समथिंग अनएथिकल इफ प्रोबेबली इज़ अनएथिकल, ठीक है। व्हाट आर एथिक्स, व्हाट आर, अब इसमें वो ये चीज़ें बता रहा है कि हम लोगों ने एथिकल रिसर्च में करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने बात की है कि व्हाट आर एथिक्स, कि हमारे एथिक्स क्या हैं, व्हाट आर एथिक प्रिंसिपल वो क्या है, एथिकल बिजनेस बिहेवियर क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एथिक्स इन रिसर्च एंड एथिकल प्रिंसिपल, एथिक्स इन रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये सारी बातें हमारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब उन्होंने बात फिर वहीं से स्टार्ट कर दी है एथिक्स से, कि फिर हम इसमें रिव्यू करेंगे एथिक होता क्या है, ठीक है। इसमें एथिक अब उन्होंने इस वे में लिखा हुआ है, सोसाइटल नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय अ ग्रुप, अ कंसेप्शन ऑफ आर कंडक्ट दैट आर राइट और डूइंग। वही बात जो मैं आपको पहले से ऑलरेडी समझाती हुई आ रही हूँ फर्स्ट लेक्चर से, राइट डूइंग, राइट मतलब के डूइंग और रॉन्ग डूइंग, ठीक है। ये दो चीज़ों की बात हो रही है, ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेड्स की बात हो रही है कि किस तरह से वो अपने आप को सोशली सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द एथिकल प्रिंसिपल, व्हाट आर दे, कि हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, वही मतलब सेम कि हमारे जो गुड मतलब हमारा बिहेवियर गुड होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, कीपिंग प्रॉमिसिंग होनी चाहिए, हेल्पिंग अदर्स होना चाहिए, रिस्पेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को मतलब हमारे राइट्स ये हैं, हमें हार्मिंग जो है वो जो सबसे ज़्यादा हार्मिंग है हमारे लिए वो लाइंग है, स्टीलिंग है, डिसीविंग है, ठीक है। और इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें एथिकली जो हमारे पास एथिकली है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, बेशक वो एथिकली है, अनएथिकली है, वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करती है, कंट्री टू कंट्री करती है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन करती है, एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयज़ करती है, ठीक है। इसको ओवरऑल हम देखते हैं, इसकी रिलेटिविटी देखते हैं, ठीक है। उन्होंने आगे बात वही रिलेटिविटी की कर दी कि एथिकली रिलेटिविज्म क्या है। इसमें उन्होंने बता दिया है कि एक वेरियस periods of a time in history and the society traditions, the special circumstances of the moment and पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं और सर्कमस्टांसेस ये हैं कि इसमें मतलब कि जो एथिक्स है ये रेलिवेंट करता है टाइम के साथ, प्लेस के साथ और पर्सन इन्वॉल्वमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द रीज़न ऑफ एथिकल बिजनेस बिहेवियर, ठीक है। अब उसने अब ये बता दिया कि अब हमारे पास ऐसी कौन सी रीजंस हो सकती हैं जिससे एथिकल बिहेवियर को हम देख सकते हैं। सबसे पहले फुलफिल पब्लिक एक्सपेक्टेशन फॉर बिजनेस, prevent harming others, improve business relation, improve employee productivity, reduce penalties, protect business from others, protect employees from their employees, promote personally morality, ठीक है। यहाँ तक आपको यहाँ ये क्लियर हो गया मेरे, आई थिंक सो इजी वर्डिंग कि सबसे पहले हमें उसने ये बताया कि हमें अपनी पब्लिक की डिमांड्स पूरी करनी चाहिए, कस्टमर की नीड्स को देखना चाहिए, कस्टमर की वांट्स को फुलफिल करना चाहिए। सेकेंडली हमें जो हार्मिंग है, जो हमारी मतलब कि जो हमारे बैड इफेक्ट कह रहे हैं, जो हमने लास्ट में हार्मिंग पढ़ी है, उससे हमें थोड़ा बचना चाहिए, उससे एहतियात करनी चाहिए। हमें अपने बिज़नेस के रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने जो है इसको पेनल्टीज़ को रिड्यूस करना चाहिए, उसमें हमें अपने बिज़नेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। एंड प्रमोट पर्सनली मोरालिटी। नेक्स्ट वन इज़ द बिजनेस एथिक्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन,
इसमें अकाउंटिंग एथिक्स आ जाती है, मार्केटिंग एथिक्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें अकाउंटिंग एथिक्स ये है कि हमारी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी काउंट होती है इसमें, ठीक है। मार्केटिंग एथिक्स में हमारा प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट को देखा जाता है, हमारी मेजरमेंट्स को देखा जाता है, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखा जाता है कि हम किस तरह से अपनी मार्केटिंग को लेकर सर्वाइव कर रहे हैं और हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम एथिकली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हिस्ट्री ऑफ एथिक्स इन रिसर्च इन द पास्ट नॉट गिवन अटेंशन, चेंज विद नंबरिंग, ट्रायल फाइंडिंग, नंबरिंग कोड 1948, ठीक है। आगे ये इन्होंने डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट स्कॉलर्स का बताया हुआ है कि उन्होंने किस तरह से फाइंडिंग की, ठीक है। इन्होंने पास्ट रिसेंट में ये फाइंडिंग इसी सेंचुरी में की, ठीक है। नाउ उन्होंने आगे फर्दर बताया एथिक्स इन रिसर्च, वाई, कि एथिक्स को रिसर्च में क्यों देखा गया है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड वेलफेयर टू द रिसर्च पार्टिसिपेंट एंड इन द प्रोटेक्ट द वाइडर सोसाइटी टू कम्युनिटी विद इन विच द रिसर्च इज़ बीइंग कंडक्टेड। अब एथिक्स इन रिसर्च में ये देखा गया है कि जो हमारा मतलब कि हम लोग अपने राइट्स को, वेलफेयर मतलब को, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिसर्च करते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। हमारा पर्पस ये होता है हमें हर किसी के राइट्स उनको दें, ठीक है, हर किसी को इक्वली ट्रीट करें। नेक्स्ट वन इज़ द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शंस। सबसे पहले एथिकली रेगुलेशन और गाइडलाइंस, लॉ एंड यूनिवर्सलिज्म प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो हमारे एथिकली रेगुलेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने गाइडलाइंस को देख रहे हैं, लॉ को, जो उस पर लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको किस तरह से हम फुलफिल कर रहे हैं, यूनिवर्सलिज्म प्रिंसिपल्स को, ह्यूमन राइट्स को किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एथिकल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च हेल्प टू मेक एंड जस्टिफाई डिसीजंस आर एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। इसके की फ्रेजेस ये हैं, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, इनफेरमेंट, कंसेंट, रिस्क ऑफ हार्म, कॉन्फिडेंशली एंड नॉट में, ठीक है। इसमें उन्होंने ये बात की हुई है कि रिसर्च में हम लोगों को डिसीजंस में जस्टिफिकेशन दी होती है, जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, जो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है, उसमें हम लोग उसको हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं थ्रू एनालिसिस, ठीक है, थ्रू डिसीजंस, ठीक है। उसमें हमारी जो डिफ़िकल्ट इम्प्लीमेंटेशन होती हैं वो हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन में होती हैं कि जो हमने रिजल्ट निकाले हैं, डिसीजंस किए हैं, क्या वो इजीली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं है, उनको इम्प्लीमेंटेशन में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही, डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही। नेक्स्ट वन इज़ द ह्यूमन सब्जेक्ट। इसमें उन्होंने ह्यूमन कॉन्सेप्ट में, ह्यूमन सब्जेक्ट में उन्होंने मतलब कि रिसर्च को इन्वॉल्व किया है ह्यूमनिटी के साथ, ह्यूमंस के साथ, ठीक है। मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा, नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल और कनाडा, ठीक है। इन्होंने मुख्तलिफ सोशल साइंसेस पे रिसर्च की है, वो इन्होंने विद रेफरेंसेस बता भी दिए। नेक्स्ट वन इज़ द एथिकल प्रिंसिपल्स गाइडिंग रिसर्च, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पेक्ट फॉर फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, रिस्पेक्ट फॉर vulnerable person, respect for privacy and confidentiality, respect for justice and inclusiveness, balancing harm and benefit, minimizing harm and maximizing benefit। इसके ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने दिए हैं कि रिसर्च पे ये इम्प्लीमेंट होते हैं। सबसे पहले हमें ह्यूमन डिग्निटी का देखना चाहिए। सेकेंडली हमें उनको जो फ्री इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वल्नरेबल पर्सन को देखना चाहिए, उनकी बातें, उनकी चीज़ें, हमारी रिसर्च कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, उसको जस्टिस होना चाहिए, हार्म्स और बेनिफिट्स बैलेंसिंग रखना चाहिए, मिनिमाइजिंग हार्म करना चाहिए और मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट को देखना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बात की कि ह्यूमन डिग्निटी होती क्या है। अब हमने ये सारी बातें कर ली, प्रिंसिपल्स तो हैं ही, लेकिन ये ह्यूमन डिग्निटी इसमें होती क्या है। सबसे पहले उन्होंने बात ये की है कि जो हमारे पास कार्डिनल प्रिंसिपल है, बेसिक ऑफ एथिकल ऑब्लिगेशन, ठीक है, टू एसेंशियल कंपोनेंट्स, द सिलेक्शन एंड द अचीवमेंट ऑफ मोरल एक्सेप्टेबल एंड्स एंड द मोरल एक्सेप्टेबल मीन्स टू दोज एंड्स, प्रोटेक्ट द मल्टीपल एंड इंटरडिपेंडेंट इंटरेस्ट द पर्सन, बॉडीली, साइकोलॉजिकली, कल्चरल एंड इंटीग्रिटी। अब ह्यूमन डिग्निटी में उन्होंने बात ये की है कि हमारे पास जो सिलेक्शन अचीवमेंट होती है ये मोरली एक्सेप्टेबल एंड्स पे होती है, ठीक है। तो सेकेंडली मतलब उन्होंने ये दो चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। इसमें अब इन्होंने बात की हुई है कि प्रोटेक्ट द मल्टीपल इंटरडिपेंडेंट इंटरेस्ट द पर्सनली, बॉडीली, साइकोलॉजी एंड कल्चरल इंटीग्रेट, मतलब ये सारा रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी है। सेकंड वन इज़ द कंसेंट,
ठीक है। परसेप्शंस दैट इंडिविजुअल्स हैव कैपेसिटी एंड राइट टू मेक फ्री एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। डायलॉग प्रोसेस राइट्स ड्यूटीज रिक्वायरमेंट फॉर फ्री एंड इन्फॉर्म कंसेंट बाय द रिसर्च सब्जेक्ट, ठीक है। यू रिसर्च कैन नॉट प्रोसीड विदाउट कंसेंट, ठीक है। कंसेंट मस्ट बी मेंटेन थ्रू आउट। अब कंसेंट इसमें जो इन्होंने बताया तो ये हमारी मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर है, राइट है या रॉन्ग है कि वो किस तरह से राइट डिसीजंस करते हैं, ठीक है। और इसमें वो ये देखते हैं कि हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, हमारी राइट्स हैं, प्रोसेस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिसर्च सब्जेक्ट से रेलिवेंट हैं या इरेलीवेंट हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है हम कोई रिसर्च विदाउट कंसेंट तो नहीं प्रोसेस कर रहे, ठीक है। कंसेंट मस्ट बी मेंटेन थ्रू आउट, ठीक है। वल्नरेबल पर्सन इज ऑल्सो एथिकल ऑब्लिगेशन टूवर्ड इज द damaged competence, damaged decision making capacity, entitled to special protection, special procedure to protect their interest, entitlement based on grounds of human dignity, carrying solidarity, fairness to special protection against abuse, exploitation and discrimination, ठीक है। इसमें vulnerable person में ये है कि हम लोग मतलब पर्सनस को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। उसके स्पेशल प्रोसीजर ये उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके उनको ह्यूमन डिग्निटी प्रोवाइड की जाती है, उनकी केयर की जाती है, उसमें फेयरनेस होती है, लॉयल्टी होती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कोई भी हार्मफुल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। उनको अगर कोई इस तरह की करता भी है उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट अब्यूज़ के, एक्सप्लॉयनेशन के, डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली फंडामेंटल टू ह्यूमन डिग्निटी, standard protect the access control dimension of personal information, help to protect mental psychologically integrity। अच्छा, इसमें प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल में उन्होंने ये बात की हुई है कि हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए। इसका स्टैंडर्ड ये है कि हम जो इनके डायमेंशन उनको कंट्रोल करना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए और इनको हेल्प करना चाहिए प्रॉपर साइकोलॉजी और इंटीग्रिटी, ठीक है। मेंटली भी, साइकोलॉजी भी, हर तरह से इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हार्म्स एंड बेनिफिट्स में ये देखा जाता है कि बैलेंस क्रिटिकल टू एथिकल ऑफ ह्यूमन रिसर्च, ठीक है। उसमें नेक्स्ट उन्होंने बात की एंटीसिपेटेड बेनिफिट्स की बात की हुई है। थर्ड वन उन्होंने एनालिसिस इफेक्ट किया है कि वेलफेयर राइट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब हार्म एंड बेनिफिट्स में ये है कि हमें जो भी हमारे हार्म्स या बेनिफिट हैं उनको बैलेंसिंग में रखना चाहिए, ठीक है। उनको ये देखना चाहिए कि हमारे जो मतलब हार्म्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं और बेनिफिट्स हमारे मैक्सिमाइज हो जाएं, ठीक है। हमें हर ह्यूमन की डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसको एक्सप्लॉयट होने से उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करनी चाहिए उसको, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें उनको मतलब वेलफेयर और राइट ऑफ सब्जेक्ट पे इफेक्ट उसका एनालिसिस करना चाहिए कि ह्यूमन बेनिफिट्स उसको पूरे मिल रहे हैं या नहीं, और आउटवेड एंटिसिपेटेड बेनिफिट उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द जस्टिस एंड इंक्लूसिवनेस, फॉर एग्जांपल फेयरनेस एंड इक्विटी, प्रोसीजरल जस्टिस, एप्लीकेशन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, हार्म्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले अब ये देखते हैं कि हमारे पास हम मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी हमने रिसर्च की है, जो भी डाटा कलेक्ट की है, ठीक है, उसमें हमारी टोटल फेयरनेस और इक्विटी होनी चाहिए, उसमें कोई हार्मफुलनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रोसीजरल जस्टिस होना चाहिए, एप्लीकेशंस प्रोसेस होना चाहिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, हार्म्स एंड बेनिफिट्स को भी देखा जाता है, नॉन मेल्फनेस, ड्यूटी टू अवॉइड, प्रिवेंट, टू मिनिमाइज हार्म, ठीक है, नो अननेसेसरी रिस्क ऑफ हार्म, got it. Participation must be essential to achieving scientifically and the societally important aims that cannot be realized without the participant of human subject. Minimizing harm required smallest number of human subjects that will ensure valid data, ठीक है। अब इसमें जो बात की हुई है उन्होंने सबसे पहले ये बात की है कि हमें अपने प्रिवेंट और मिनिमाइजिंग करना चाहिए हार्मफुलनेस को, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अननेसेसरी रिस्क है ऑफ हार्म है इसको कंट्रोल करना चाहिए। थर्ड वन उन्होंने ये बात की हुई है कि हमें साइंटिफिकली और सोसाइटली इसको अचीव करना चाहिए,
ठीक है। उसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट उनका ह्यूमन सब्जेक्ट्स को देखना चाहिए, हमारे हार्म्स को मिनिमाइज करना चाहिए। स्मॉलर नंबर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट दैट विल बी इंश्योर वैलिड डाटा। ठीक है। इसमें बेनिफिशेंसी, इसमें ये देखा जाता है कि ड्यूटी टू बेनिफिट अदर्स, मैक्सिमाइज नेट बेनिफिट्स। ठीक है। बेनिफिट फॉर सब्जेक्ट देमसेल्व्स, अदर इंडिविजुअल्स, प्रोड्यूस बेनिफिट फॉर सोसाइटी होल एंड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है। इसमें यूजुअली प्राइमरी डाटा और प्राइमरी बेनिफिट्स को देखा जाता है। बेसिकली रिसर्च में दो किस्म के डाटा यूज़ होते हैं कि हमारे पास प्राइमरी भी हो और सेकेंडरी भी हो। जो प्राइमरी डाटा होता है वो हम लोग खुद रिसर्च करके करते हैं, जो सेकेंडरी है वो ऑलरेडी डाटा पब्लिश हुआ होता है, हम उसे भी रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि क्वालिटेटिव डाटा है, क्वान्टिटेटिव डाटा है। जो हमारे पास क्वान्टिटेटिव डाटा है वो हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल साइज़ के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू, सर्वेज़ के थ्रू जाके हम लोग सर्वेज़ करते हैं, उनके आंसर्स के क्वेश्चंस लेते हैं, जनरलाइजेबिलिटी करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है या अप्रोचेस होती हैं उसको हम डिज़ाइन करते हैं, उनको हम मतलब बेस्ट रिफ्लेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड हम लोग पूरा करते हैं। फिर थर्ड वन इज़ द लॉजिक टेस्ट ऑन नोटिस ऑन सैचुरेशन। ठीक है। इसमें थर्ड वन इज सैचुरेशन गाइड सैम्पल साइज। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में मच डिफरेंस है। जो क्वांटिटेटिव है थ्रू क्वेश्चन एयर, थ्रू इंटरव्यू, सब के थ्रू करते हैं, सैम्पल साइज़ को देखते हैं। ठीक है। रिस्पोंडेंट्स को देखते हैं कि वो किस तरह से आंसर के क्वेश्चंस वो देते हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव में ये हम लोग अपना डाटा डिज़ाइन करते हैं किस तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है एक्सपीरियंस पे, और उसके बाद जो क्वालिटेटिव होता है वो एक फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें कोई सर्वेज और क्वेश्चन एयर्स नहीं होते। ठीक है। उसमें इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है। और क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है। उसमें क्वालिटेटिव इश्यूज़ ये हैं कि अब इस पर एथिकली इस तरह से ओवरऑल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब क्वालिटेटिव इशू ये इस तरह से होता है कि मोर इन्वेसिव, देयर फॉर एथिकल इशूज़ एंड मोर सब्टाइल। ठीक है। टेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेट मोर कम्प्लीटली, रिलायंस और ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, डेडली मेथड कैन फुल सब्जेक्ट, ईजी टू वायलेट कॉन्फिडेंशली एंड ट्रीट पावर एंड स्टेटस डिफरेंटिएट। ठीक है। क्वालिटेटिव इशूज़ अब हमने देख लिए हैं। इसमें सबसे पहले जो है एथिकल इशू जो है वो ये है, एक तो ये है कि टेंडेंसी टू इन्वेस्टिगेट मोर कम्प्लीटली। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है। कि इंटरव्यूज़ पे रिलायंस किया जाता है, स्टेबिलिटी मेथड पे किया जाता है, फुल सब्जेक्ट पे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्फिडेंशली एंड अनोनिमिटी। ठीक है। इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं कैन बी ईजियर, सम टाइम इम्पॉसिबल। ठीक है। बट डू नॉट एलिमिनेट प्रॉब्लम, कॉमन बट डू नॉट एलिमिनेट प्रॉब्लम। बट जो क्वालिटेटिव हैं वो स्मॉलेस्ट सैम्पल साइज होता है, इन्फॉर्म कंसेंट, मोर क्रिटिकल, प्रॉब्लम विद डाटा, प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन। ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में उन्होंने जो है मतलब बहुत सिंपली बताया हुआ है, लेकिन क्वालिटेटिव में फिर वही बात है जैसे कि इनका सैम्पल साइज तो एक तो स्मॉल होता है, दूसरा ये क्रिटिकल होते हैं, इनके प्रॉब्लम्स और प्रेजेंटेशन पब्लिकेशन की डाटा होती हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया हुआ ऑब्लिगेशंस ऑफ द रिसर्चर्स। ठीक है। अब ऑब्लिगेशन ऑफ द रिसर्चर्स में ये देख रहे हैं कि हम कोड ऑफ एथिक्स को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्लियर करते हैं, नो मिसरिप्रेजेंटेबल करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है। उसमें मिस इंटरप्रिटेशन से अवॉइड करते हैं कि हमारी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए। ठीक है। और उसमें प्रिजर्व anonymity and confidentially and comparing research proposals. Next, rights and obligation of the subject: right to the informed consent, obligation to the truthful, right to privacy, right to confidentially, right to harm, right to informed. ठीक है। and then ethically conduct between buyer and seller, obligation to reduce bias, don't misinterpret data, privacy, commitment to research। ठीक है। उसमें एडवोकेसी। नेक्स्ट वन इज़ द लैंग्वेज यू आर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू मेक क्लियर टू नॉट बी क्लियर द रीडर हु इज़ द
prospective participant different word, then you don't expect the reader to the reader mind if you don't are intention। अब इसमें लैंग्वेज का जो है ना वो सबसे बड़ा मेन इम्पैक्ट है। हम लोग बेसिकली इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है, हमें सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए अपनी रिसर्च में, कि जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिख रहे हैं या जिस पॉइंटर से राइटर लिख रहा है, रीडर भी क्या उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ पाएगा उसे या नहीं। दिस इज़ द मेन इशू इन द रिसर्च, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी वोकेबलरी मेंटेन करनी चाहिए। वोकेबलरी मेंटेन करने के बाद उसके बाद हमें अपना जो कोड है उसको क्लियर करना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहिए, अपना कोड ऑफ कंडक्ट को देखना चाहिए। दिस इज़ मच इम्पोर्टेंट कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करें, ठीक है। अपने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर लिख रहा है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रीडर उसको पढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये है, मैं आपको इसको ओवरव्यू दे देती हूँ कि एथिकल इन मार्केटिंग रिसर्च में हम लोगों ने ये देखा है, रिसेंटली हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा कि एथिक्स किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है। अब हमने इसमें ये देखा कि एथिक्स रिसर्च पे किस तरह मार्केटिंग रिसर्च पे किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है, कि अगर हमारे पास मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, हमारे पास मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, तो वो किस तरह से एथिकल मतलब बिहेवियर को शो करती हैं। हमारे मार्केटिंग रिसर्च के लिए कौन कौन सी चीज़ें हार्मफुल हैं, कौन कौन सी चीज़ें बेनिफिटेड हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें मतलब कर ली। अब मार्केटिंग रिसर्च में उसने रिसर्च को बेसिक और अप्लाइड का बताया था, ठीक है। वो दो चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली। बेसिक रिसर्च इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल ओवर द रिसर्च एंड द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फर्दर अप्लाइड रिसर्च आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती हैं। उसमें फिर हमने फर्दर उससे आगे जाके देखा कि हमारे पास जो रिसर्च है वो इंटरनली है एक्सटर्नली है। या मार्केट रिसर्च थी तो हमारे पास एक्सटर्नली आ गई, उसमें लिमिटेड सर्विसेज का बता दिया और उसमें दूसरी फुल सर्विसेज का बता दिया। तो उसमें हमने सारी चीज़ें ओवरव्यू करते हुए देखा है। तो उसमें हमें ये आइडेंटिफाई हुआ है कि हमें मार्केटिंग रिसर्च करते हुए अपने नॉर्म्स वैल्यूज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमारी हार्मफुलनेस क्या है, हमारी बेनिफिटेड चीज़ें क्या है, उनको हम लोगों ने देखना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हुए हमें अपनी मार्केटिंग रिसर्च करनी चाहिए। उसके अलावा हमें ये देखना चाहिए हमारा डाटा क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, हमारी रिसर्च कौन सी है, हमारे एनालिसिस क्या है, हमारी सिग्निफिकेंसी क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमारी सेलिंग क्या है, बाइंग क्या है, अगर हम मार्केटिंग रिसर्च पे कर रहे हैं हमारी मार्केट प्लेस क्या है, हमारी मार्केटिंग कैप्चरिंग क्या है,